खबर जम्मू कश्मीर से, जहां एनआईए की छापेमारी हो रही है। आतंकी संगठनों के खिलाफ एनआईए की यह कार्रवाई है। नाम बदलकर ऑपरेट कर रहे आतंकी संगठनों पर छापे और उन पर शिकंजा कसने की कवायद। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां और पुलवामा जिले में ये छापे डाले जा रहे हैं। 12 से ज्यादा जगहों पर हो रही है एनआईए की यह छापेमारी, एक बड़ी कार्रवाई। ऑन गोइंग एक्सरसाइज है जो एनआईए कंडक्ट करती रही है पिछले कुछ सालों से, 1-2 सालों से, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री का हमेशा फोकस रहा है कि अगर आपको आतंकवाद से निजात पाना है तो उसकी जो फाइनेंस है उसके ऊपर आपको चोट मारनी होगी। जमात इस्लामी के संगठन के ऊपर आपको कार्रवाई जो है वो करनी होगी। आज भी जो रेड्स हो रही हैं वो 6 जगह पर हो रही हैं। साउथ कश्मीर में हो रही हैं, पुलवामा और शोपियां में ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ये रेड्स चल रही हैं। बताया जाता है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक हफ्ता बाद वहां पर G20 की जो मीटिंग्स हैं, वर्किंग ग्रुप की मीटिंग्स हैं टूरिज्म को लेकर, वो वहां पर शुरू होने वाली हैं। तो उससे पहले ये कार्रवाइयां हो रही हैं क्योंकि लगातार इस तरह से इनपुट्स मिल रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो ये नहीं चाहता कि ये G20 की मीटिंग्स जो है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हो जाएं। सबसे ज्यादा खतरा जो सुरक्षा एजेंसियों का कहना है उसके मुताबिक व्हीकल बोर्न IED और साथ में फिदाइन का है। इसे लेकर जो है वो अलग अलग सर्कुलर्स जो है, अलर्ट्स जो है वो जारी हैं। पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो हाई अलर्ट पर है। सॉफ्टवेयर टारगेट्स को भी जो है वो आगाह किया गया है। जम्मू खासकर इलाके में, पुंछ के इलाके में जो आर्मी स्कूल्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं क्योंकि वहां पर अभी भी सर्च एंड जो कॉम्बिंग एक्सरसाइजेज हैं वो चल रही हैं। साथ में जो कश्मीरी पंडित्स हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, उनको भी बोला गया है कि आप अपने ज्यादा जो एरियाज डिफाइंड हैं वहां से बाहर ना निकलें। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि G20 की जो मीट्स हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हो सके। ये 22 से 24 को श्रीनगर में होनी है, जहां पे सभी देश जो है वो पार्टिसिपेट करने का जो है वो हामी भर चुके हैं सिवाय चाइना के। तो उससे पहले अरुणाचल में भी ये मीटिंग्स हुई हैं, लद्दाख में भी ये मीटिंग्स हुई हैं। तो इसे लेकर पूरी जो तैयारी है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और उनके वहां के प्रशासन द्वारा की जा रही है। और ये जो रेड्स हैं ये उसी का हिस्सा है ताकि ओवरग्राउंड वर्कर्स और जो टेरर नेटवर्क है उसके ऊपर जो है और ज्यादा जो कार्रवाई है वो की जा सके और उनकी कमर तोड़ी जा सके। ये शोपियां और पुलवामा के इलाकों में फिलहाल पड़ रही हैं। 6 लगभग लोकेशन हैं जहां पर ये कार्रवाई हो रही है। अगर हमने इसी महीने की बात करें तो लगातार हर हफ्ते 1-2 अमूमन इस तरह की जो सर्चेस हैं और रेड्स हैं एनआईए कंडक्ट कर रही है। जो पिछली भी रेड्स थी उसमें भी जमात इस्लामी के ऊपर ही कार्रवाई की गई थी। ये टेरर फंडिंग को लेकर जो कार्रवाई है वो हो रही है। अभी इससे पहले जो रजौरी भी इनकाउंटर हुआ था और जो पुंछ हमला हुआ था उसके ऊपर खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर दिलबाग सिंह ने कहा था ये साफ हो गया है जांच में कि जो हथियार हैं वो पाकिस्तान से आए थे। और लगातार इस तरह की जो चार्टर हैं वो इंटरसेप्ट की जा रही हैं कि किस तरह जो इनकाउंटर्स भी हुए हैं वो साउथ कश्मीर के लोगों, जो मारे गए जो इनकाउंटर में लोग हैं, जो आतंकी हैं, वो साउथ कश्मीर से ज्यादा जुड़े हुए थे। इसे लेकर भी चिंताएं हैं। नॉर्थ कश्मीर में ये मिटिंग्स होनी है तो सभी जगह जो सभी वेन्यूज हैं उनको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड करने की जो है वो हिदायत दी गई है। एयर जो ड्रोन्स है उसके द्वारा सर्वेलेंस की जा रही है। स्पेशल फोर्सेस को बोला गया है कि जितने भी डिग्निटरीज वहां पर पहुंचेंगे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी। फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 5 मई को केरल हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इससे पहले फिल्म पर पश्चिम बंगाल में बैन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि जब फिल्म को पूरे देश में प्रदर्शित किया जा रहा है तो बंगाल सरकार ने फिल्म पर प्रतिबंध क्यों लगाया। इस मामले पर 17 मई को सुनवाई होगी। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है। ओनली अल्लाह। राजस्थान में सीएम गहलोत से 2-2 हाथ करने में जुटे उनकी ही पार्टी के सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा का आज आखिरी दिन है। पायलट राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त के भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर यह यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के पहले पायलट ने अपने ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर इशारों में वसुंधरा राजे से गठजोड़ का आरोप लगाया था। हालांकि कांग्रेस ने खुद को सचिन की इस यात्रा से अलग रखा है।
इसे उनकी व्यक्तिगत यात्रा करार दिया। हमारे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने बात की है सचिन पायलट से, वो खास बातचीत आपको दिखाते हैं। 5 दिन की यात्रा पे है सचिन पायलट और आज आखिरी दिन है। सचिन जी, 5 दिन आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, इस बीच में कर्नाटक में भी कांग्रेस आई है, तो क्या लगता है आपको कि आप जो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के बारे में कि वहां पे जो 40% सरकार की बात है, तो यहाँ पर आप वही मुद्दा उठा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स आया है क्या गवर्नमेंट? कि मैंने जो ये यात्रा निकाली है, जनसंघर्ष यात्रा, ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और जब भाजपा की सरकार पहले यहाँ पर थी तो हम लोगों ने पब्लिकली मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने बोला कि फला स्कैम्स हुए, स्कैंडल्स हुए, और ये ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक डोमेन में है। अब इतना समय बीतने के बाद हमारी सरकार बन गई 4.5 साल पहले, हमने इस पर कोई एक्शन लिया नहीं। अब उसकी बहानेबाजी हम करते रहे पब्लिक के सामने कि उसमें कोई टेक्निकल इशू था या कोई जुडिशियल इशू था। हम लोगों ने सीबीआई, सीबीसी, सीएजी की मांग करी और मैनी स्कैंडल्स, लेकिन उसमें कुछ हो नहीं पाई, इसलिए मैंने यात्रा तो निकाली है। इट इज टू से दैट वी मस्ट एक्ट, जो हमने खुद कमिटमेंट किया था उस पर एक्ट करें। और जो नौजवानों के साथ हो रहा है, क्योंकि कई समय से हो रहा है, पेपर लीक होता है क्योंकि करप्शन है ना, पेपर कैंसिल होते हैं, तो लाखों लाख बच्चे बच्चियां पढ़े लिखे जो एग्जाम देते हैं, वैसी नौकरियां कम होती हैं, उसमें अगर करप्शन कहीं दिखता है तो हम लोगों को उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। करप्शन तो हर जगह हो रहा होगा, लेकिन हमसे जब तक उसकी प्रभावी जांच नहीं करेंगे तब तक लोग संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन जो आपकी पार्टी है, खुद सुरजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि ये आपका निजी कार्यक्रम है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं, तो इसका मतलब है पार्टी ये प्लान को अडॉप्ट नहीं कर रही है। देखिए, कांग्रेस हमेशा करप्शन के खिलाफ रही है, मेरी यात्रा करप्शन के खिलाफ है। कांग्रेस ने हमेशा नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखने की बात बोली है, वही बात मैं बोल रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि हम जनता की आवाज सुनेंगे नहीं, जनता की आवाज बनने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम सही रास्ते पर नहीं है। और मैं कहना चाह रहा हूँ, राजस्थान के अंदर हर 5 साल में सरकार बदलती है, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, ऐसा क्यों होता है? हमारे पहली सरकार कांग्रेस की रही, वहां पर भी अच्छे बजट दिए, अच्छी स्कीम्स बनी, लेकिन वोट नहीं मिले ना। तो कहीं ना कहीं हमें दिखाना पड़ेगा कि हम करप्शन और भाजपा के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करना चाहते हैं, वो करके दिखाएं। तो ये भी कह रहे हैं कि आप राह तैयार कर रहे हैं पार्टी छोड़ने की। ऐसा है, मैं पिछले 25, 23, 24 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए जहां मुझे जो जिम्मेदारी दी है, चाहे प्रदेश में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे देश के किसी कोने में हो, सबसे ज्यादा प्रभावी ढंग से भाजपा को चुनौती देकर रहने का काम अगर किसी ने किया है तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, मैंने किया है। तो हम तो हमेशा अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को भी चुनौती देते मुद्दों के आधार पर, और मेरी विचारधारा, मेरा काम, मेरी निष्ठा, मेरा जो अब तक का जीवन रहा है राजनीतिक, वो सबके सामने है। कर्नाटक में बीजेपी की हार का असर महाराष्ट्र में भी दिख रहा है। विपक्ष उत्साहित है। विपक्ष को लगता है कि यह 2024 के लिए बड़ा संकेत है। इसी कड़ी में कल महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के साथ एक अर्जेंट बैठक की। इस बैठक में उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, संजय राउत समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान एनसीपी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने कहा कि कर्नाटक के नतीजों से हम सब उत्साहित हैं और हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है। अब हमारे कार्यकर्ता ज्यादा जोश के साथ जनता के बीच जाएंगे। कर्नाटक में जिस तरह से पराभव तो होता है, लेकिन इतना बड़ा पराभव भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में हुआ है, इसलिए बहुत उत्साहित हमारे तीनों पार्टी और घटक पार्टियों के कार्यकर्ता है। और मुझे लगता है कि इससे एक आत्मविश्वास बढ़ गया है और जो गलत महाराष्ट्र में है वो गलत बताने के लिए और बड़ी तादाद में हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे। हम जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है वो भी लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। तो महाविकास अघाड़ी को लगता है अब कर्नाटक के नतीजों के बाद कि सीट शेयरिंग से लेकर बाकी जितने मुद्दे हैं उन्हें 2024 चुनाव से काफी पहले निपटाया जाए, जिससे तैयारी का खासा वक्त मिले। यहां आपको बता दें कि इन तीनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी जब इस बार चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में। बीजेपी को अच्छे खासे नंबर्स आए थे, लेकिन उनके बावजूद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी का दामन थामा था और करीब 2.5 साल मुख्यमंत्री भी रहे थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और इंडियन नेवी ने ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत 40,000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की। उसमें सबसे बड़ी खेप 12,000 करोड़ रुपए की कीमत की है। यह ड्रग्स हाल ही में कोची के पास पकड़ी गई। एनसीबी के मुताबिक देश में नशीले पदार्थों की जितनी बड़ी खेप आ रही है उनके पीछे पाकिस्तान का ड्रग्स माफिया हाजी सलीम है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को ड्रग्स तस्करी का पैसा देता है।
नशीले पदार्थ मेथाम्फेटामाइन की इतनी बड़ी खेप देश में पहले कभी नहीं पकड़ी गई। इस खेप को एनसीबी और भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत जब्त किया। करीब 2500 किलो इस ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से अधिक है और ये पहला मौका है जब मदरशिप यानी पानी के बड़े जहाज में ड्रग्स पकड़ी गई है। इस मामले में एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। करीब 40 दिन से हमारी टीमें सी के अंदर थी और फिर हमें सफलता मिली और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने मदरशिप को पकड़ा है। और मदरशिप बिकॉज़ ये मदरशिप जो है वो बहुत बड़ा लोड लेकर ड्रग का लोड लेकर चलती है। तो करीब 2 टन 3 टन 4 टन ड्रग निकलता है। तो इसमें इसलिए हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है और 2.5 टन के करीब हमने ड्रग सीज की। ऑपरेशन समुद्रगुप्त जनवरी 2022 में शुरू किया गया था। इसके तहत हिंद महासागर से आने वाली छोटी नौकाओं और मदरशिप की निगरानी शुरू हुई। ऑपरेशन समुद्रगुप्त में अब तक लगभग 3200 किलो मेथाम्फेटामाइन, 500 किलो हेरोइन और 529 किलो हशीश जब्त की गई है। इसकी कुल कीमत 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये ड्रग्स अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान से सटे हुए कुछ खास इलाकों से आती है जिसे डेथ क्रिसेंट कहा जाता है। एनसीबी के इनपुट पर श्रीलंका और मालदीव्स में भी इस ड्रग्स की बड़ी खेपें पकड़ी जा चुकी हैं। एनसीबी के मुताबिक पूरे देश में नशीले पदार्थों की जितनी भी खेप पकड़ी जा रही हैं, उनके पीछे है पाकिस्तान के कराची में बैठा सबसे बड़ा ड्रग्स तस्कर हाजी सलीम। सूत्रों के मुताबिक हाजी दाऊद का करीबी है और ड्रग्स तस्करी का पैसा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को पहुंचाता है। वो सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करता है और कड़ी सुरक्षा में रहता है। हमने एक्यूज पकड़ा है। उनके स्टेटमेंट में उनका ये कहना है कि ये माल हाजी सलीम की तरफ से आया है। हाजी सलीम का सर क्या कौन है सर? ये क्या आईएसआई के लिए काम करता है क्या? हाजी सलीम मैंने जैसा बताया कि वो सबसे बड़ा सिंडिकेट रनर है और क्राइम प्रोसीड्स का कुछ पैसा इन लोगों का आईएसआई को फंड करने में इस्तेमाल होता है। हाजी सलीम के ड्रग्स के पैकेट पर कोड वर्ड लिखे होते हैं जिनमें 777, 999, 555 और उड़ते घोड़े का साइन है। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो हाजी सलीम पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम और आईएसआई के बीच की कड़ी है। वो नशे का सबसे बड़ा सौदागर है। अब जो पाकिस्तानी नागरिक पकड़ा गया है उससे पूछताछ के बाद हाजी सलीम और उसके सिंडिकेट के बारे में जानकारी ली जा रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुर्सलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।